नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है उद्देश्य अकेडमी के अगले वीडियो में। प्राचीन भारत हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसमें पूरा खत्म कर दिया है। 5 वीडियो हैं जो चैनल पर पड़े हुए हैं, आप उनको बार बार देखिएगा। रेलवे में और अन्य वनडे परीक्षाओं में, एसएससी और उन सब में वो बड़े फायदेमंद रहेंगे, क्योंकि यूथ पब्लिकेशन के वो आए हुए सवाल हैं। सभी बड़ी और छोटी परीक्षाओं में वो सवाल पूछे गए हैं। तो प्राचीन उतने में खबर है, बहुत है, बार बार देखेंगे याद हो जाएगा। आधे आधे घंटे की वीडियो है। आज मध्यकालीन भारत हम लोग लेके चलेंगे। तो मध्यकालीन भारत 2 से 3 वीडियो में खत्म हो जाएगा। पहले पार्ट में हम लोग जो है आज अरबों का सिंध विजय, सल्तनत काल और भक्ति काल, ये 3 देख लेंगे। मुगलों वाला पीरियड पोर्शन अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये देखिए कि इसको वीडियो को मतलब यहाँ से चालू करते हैं। पिछले वाले प्राचीन वाले आप बार बार देखिएगा, वनडे में काफ़ी फायदा मिलेगा। लेखपाल का जो और यूपीएससी के जो भी एग्जाम होंगे, जूनियर असिस्टेंट वगैरह, रेलवे में, एनटीपीसी में। तो पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम यात्री महमूद बिन कासिम था। वह अरब जनरल जिसने 711 में सिंध पर विजय प्राप्त की, खलीफा के शासन क्षेत्र के एक भाग के रूप में उस पर कब्जा किया। तो मोहम्मद बिन तुगलक। पुस्तक तहकीक मालिक ए हिंद किसने लिखी? अलबरूनी ने। इसी को तहकीक ए हिंद भी बोलते हैं, किताबुल हिंद भी बोलते हैं, तहकीक मालिल ए हिंद भी बोलते हैं। अलबरूनी ने लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी? तो अरबी में लिखी थी। देखिए यहाँ पे लिखा नहीं है, अरबी भाषा में लिखी थी ये, ठीक है। किताबुल हिंद एक किताब है जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है। अलबरूनी ने लिखी। उज्बेकिस्तान का था ये अलबरूनी, ठीक है। महमूद गजनवी के साथ आया था। फारसी विद्वान अलबरूनी किसके साथ आया था? तो महमूद गजनवी। देखिए यहाँ पे लिखा है फारसी विद्वान, ठीक है। विद्वान ये फारसी था, लेकिन जब ये वाली किताब उसने लिखी है ना, तो अरबी भाषा में लिखी है, ठीक है। और फारसी में इसने बहुत काम किया था। जो पुस्तक है फारसी वाला, उसने इसमें बहुत काम किया था। मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बाद दो बार युद्ध हुआ, जिसमें कि दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए, उस राज्य पर कब्जा किया। तो तराइन, तो तराइन का जो युद्ध हुए, तो 2 युद्ध हुए थे, 1191 और 92 में, ठीक है। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है जीत गए थे, दूसरे युद्ध में वो गोरी से हार गए थे, ठीक। उसी की बात कर रहा है ये। तराइन पड़ता है हरियाणा में। चंदावर का युद्ध जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था 1194 को, ठीक है, चंदावर का युद्ध। फिर इसके बाद महमूद गजनवी ने 11वीं सदी में गुजरात पर हमला किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा। तो 1025 में इसने जो है सोमनाथ में हमला किया था, 1025 ईस्वी में, ठीक है। 1025 ईस्वी में सोमनाथ में हमला करके उसे लूटा। महमूद गजनवी का पंजाब से बाहर अंतिम आक्रमण वही सोमनाथ वाला, और अंतिम आक्रमण इसके बाद एक और आक्रमण होगा, लेकिन पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण था। तो ये 16वां आक्रमण था इसका। कुल इसने 17 आक्रमण किए थे महमूद गजनवी ने, उसमें 16वां आक्रमण सोमनाथ में किया था। गंगा के मैदान पे भी इसने हमला किया, जम्मू कश्मीर में भी एक बार अभियान किया। फिर ये 16वां आक्रमण जो सोमनाथ पे इसने किया था 1025-26 में उसने ये आक्रमण किया। फिर जब ये सोमनाथ से वापस जा रहा था, तो खुखरों ने, जो पंजाब की जनजाति है खुखर, उसने इसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। तो अंतिम हमला इसने खुखरों के खिलाफ किया। प्राचीन समय में विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा बहुत बार लूटा गया ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? गुजरात में। चंदावर की लड़ाई में गोरी और किस वंश के बीच में? तो गढ़वाल वंश के बीच में। गढ़वाल वंश जो है कन्नौज में शासन करता था, जयचंद्र इसका शासक था। शासक किसने जो है गोरी को हराया था 1178 में? तो भीम द्वितीय ने। ये चालुक्य सोलंकी वंश शासक थे, भीम द्वितीय, इन्होंने हराया था। महमूद गजनवी ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया 1001 ईस्वी में। किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी महमूद गजनवी के दरबार में थे। 1001 में अपने पहले आक्रमण में महमूद गजनवी ने भारतीय शासक जयपाल को हराया था। नालंदा प्राचीन शिक्षण मठ का एक केंद्र नष्ट हो गया 1200 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई 1206 में। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ 1191 में। चंदावर का युद्ध 1194 में। राजा जयचंद्र मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ। चंदावर की भौगोलिक स्थिति थी उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में, यमुना नदी के तट पर। तो देखिए इसमें जो चंदावर है वो कहाँ पर है? इटावा में है, ठीक है। और जयचंद्र जो है वो कन्नौज का शासक था, तो कन्नौज नहीं सही होगा उसमें। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय शासक था राज्यपाल। महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार था उतबी। एक विजय एक परिणाम रहित विजय, एक घटना एक परिणाम रहित विजय, ठीक है। कथन आधुनिक इतिहासकार में अरबों द्वारा सिंध के विजय में है, लेनपुर।
गजनी राजवंश का संस्थापक अलप्तगीन। देखिए अलप्तगीन का बेटा था सुबुक्तगीन, ठीक है, सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन का दामाद था गजनवी, ठीक है, गजनवी जो था सुबुक्तगीन का दामाद था। मध्य एशिया में वह शासक 1191 में भारत को जीता, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था, पृथ्वीराज तृतीय या अणोराज तृतीय, या इसी को बोलते थे, इसका एक नाम और था रायपिथौरा, ठीक है। भारतीय यश का अंतिम सूर्य पृथ्वीराज चौहान को इसी को बोला जाता था। मोहम्मद गौरी का वह दास जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की, बख्तियार खिलजी। गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में से सबसे कम अवधि तक शासन किया वो खिलजी राजवंश ने। खिलजी राजवंश ने 30 वर्ष तक शासन किया था। ये 1290 से लेकर के, ठीक है, 1290 से लेकर के और 1320 तक शासन किया था इसने, ठीक है, खिलजियों ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया 1206 से 1210 में। 10 में इसकी मृत्यु हो गई थी। दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक जरूर था दिल्ली सल्तनत का, लेकिन इसकी राजधानी लाहौर थी, ठीक है, राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक राजवंश का संस्थापक था, गुलाम राजवंश का। दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान दास राजवंश या गुलाम राजवंश से संबंधित थी। किसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। लगभग 84 वर्ष तक महाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया राजवंश किससे संबंधित है? मामलूक से। काकतीय वंश का अंत किसके द्वारा किया गया? दिल्ली सल्तनत के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की गयासुद्दीन महमूद, ठीक है। सिक्कों पर टकसाल नाम लिखने की परंपरा इल्तुतमिश के द्वारा। चंगेज खान उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके काल में आया? इल्तुतमिश के। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को। वह शासक जिसने एकता व्यवस्था चालू की इल्तुतमिश ने। मलिक इख्तियारुद्दीन अल दुनिया ने रजिया सुल्तान को कहाँ पे कैद किया? तो भटिंडा के किला मुबारक में। ये पंजाब प्रांत में पड़ता है वर्तमान में। भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 के बीच में, 1526 के बाद मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से हटाया गया 1240 में। 1236 में बैठती है, 40 में हटा दिया जाता है। बदायूं में कब्जा करने के बाद इल्तुतमिश ने वहां के पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्त किया तो ऐबक ने, ठीक है। जो इल्तुतमिश था वो ऐबक का दामाद भी था, और तो इसने जो है बदायूं को जीता था इल्तुतमिश ने, तो बदायूं का गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनाया था इल्तुतमिश को। तो सवाल कई बार पूछता है कि दिल्ली सल्तनत में सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? तो बदायूं का गवर्नर था इसका। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया 1236 में सुल्तान बनी, 1240 तक। मामलुक राजवंश की शासिका 1236 से 40 तक रजिया सुल्तान। वह शासक जिसने टंका जीता नाम से सिक्के चलाए इल्तुतमिश ने। रजिया पहली मुस्लिम शासिका किस तुर्की शासक की बेटी थी? इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश के शासनकाल में राजधानी दिल्ली। वह तुर्की सुल्तान जिसने खून और लौह की नीति प्रारंभ की बलबन ने, ठीक है। तो बलबन क्या होगा? सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने 1266 से 1287 तक के दौरान दिल्ली पर शासन किया था। नौरोज, गयासुद्दीन बलबन ने नौरोज नामक फारसी त्योहार मनाना चालू किया। बलबन अपने आप को अफरासियाब वंश से जोड़ता था। अफरासियाब वंश जो था वो फारसी या पारस का जो ईरान था वहाँ का एक महान राजवंश था, तो उसी से अपने आप को जोड़ता था अपना भौकाल बनाने के लिए। दिल्ली का प्रथम शासक जिसने दरबार और गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन शुरू किया, बलबन ने। बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर तुगरिल खान, ठीक है। तो तुगरिल खान को बलबन ने इसका विद्रोह दबाया भी था। सुल्तान जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है, बलबन ने। सुल्तान जिसने पूरा 1 वर्ष मेयो के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित किया, तो बलबन ने, ठीक है। तो दिल्ली के अगल बगल के जंगल इसने कटाए थे, वहाँ पे बस्तियाँ बसाई थी, और वहाँ पे एक्चुअली डाकुओं से काफ़ी डर था, तो इन सबको जंगल काट के इसने उस चीज़ को सॉल्व किया था, उस समस्या का समाधान किया था। बलबन की उपाधि धारण की उलूग खान ने, ठीक है। वह दिल्ली सुल्तान जिसने दरबार में सिजदा पैबोस की प्रथा शुरू की, बलबन ने दिल्ली के सुल्तान के नायब किस दिल्ली सुल्तान के नायब के रूप में काम किया था? तो नसरुद्दीन महमूद ने। तो नायब मुमालिकत एक पद होता था, उस पर बलबन ने काम किया था।
तो गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलवन 1265 से 86 में उपाधि धारण की कौन सी? जिल्ले इलाही, यानी भगवान की छाया। खिलजी वंश है। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि थी 1296 से 1316। ठीक है। किसने अपने सैनिकों के असैन्य यानी गैरिसन शहर सीरी का निर्माण किया? तो सैनिकों के लिए एक सैन्य शहर का निर्माण सीरी किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। रानी पद्मावती किस राजवंश से थी? चित्तौड़गढ़ से। और किसकी पत्नी थी? तो राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा लघु उद्योग पर कर नहीं लगाया गया। खिलजी राजवंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी था। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन को, तो लक्ष्मण सेन उस समय बंगाल का शासक था जब बख्तियार खिलजी ने हमला किया था बंगाल पे। सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु विशेष सेना को नियुक्त किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो मंगोलों से सुरक्षा के लिए इसने इस सेना का गठन किया था। उत्तर पश्चिम की सीमा पर सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए। बलवन के राजत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के शासक ने पुनः स्थापित किया, तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए, तो गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, वारंगल। इस क्रम में इसने सबसे पहले गुजरात, फिर रणथंभौर, फिर चित्तौड़, फिर वारंगल, तो इस क्रम में इसने जो है हमला किया था। दिल्ली सुल्तान जिसने उत्पादन और उपज का 50% भू राजस्व के रूप में लिया। ठीक है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी था, यानी कि 1/2 इसने लिया था। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किस सेना को वारंगल में पराजित किया? तो अलाउद्दीन खिलजी की। चरी और घरी कर लगाने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। तो घरी कर, ग्रह कर को ही बोलते थे। तो घरी अथवा ग्रह कर यहाँ पर लिखा हुआ है। चरी और घरी नाम था। चरी और घरी। चरी जो है चराई पर लगाया जाता था, घरी घर पर लगाया जाता था। तो चराई वाला कर भी इसी ने लगाया था और घर वाला कर भी इसी ने लगाया था। 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों की सीमा थी सिंधु नदी। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान कौन बना? गाजी मलिक। माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था? शाहनाए मंडी का निरीक्षक करता होता था। जाफर खान दिल्ली सल्तनत के शासक का प्रसिद्ध सेनापति था, तो अलाउद्दीन खिलजी का। दक्षिणी भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। देवगिरी पर हमला किया था इसने। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को जाना जाता था सराय अदल के रूप में। दिल्ली सल्तनत में सैनिकों के लिए दाग और हुलिया तथा नगद भुगतान व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने चालू की। खिलजी राजवंश दिल्ली पर शासन किया था 1290 से 1320 में, ये मैंने बताया पहले। खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों के क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया जाता था। इन क्षेत्रों को जाना जाता था इक्ता। इस इक्ता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण करवाया, सीरी का। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर जो होता था वो 50% होता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपाल था गयासुद्दीन तुगलक, जो बाद में शासक बनता है, दिल्ली का सुल्तान बनता है। पहला मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित संपूर्ण भारत में फैला था, अलाउद्दीन खिलजी का। हालांकि इसने शासन नहीं किया था, सिर्फ उन शासकों से पैसा लेकर के उन्हें छोड़ दिया था। गुजरात के बघेला राजवंश का अंतिम शासक जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को पद दिया गया, अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया, तो करनदेव था। तुगलक वंश। दिल्ली के सुल्तान ने इब्न बतूता का उसकी विद्वता और कला के उदार संरक्षक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा के लिए दिल्ली के काजी पद पर नियुक्त किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बनाया था, क्योंकि वो बहुत विद्वान आदमी था, मोरक्को का निवासी था। भारत में तैमूर ने आक्रमण किया 1398 में। वह शासक जिसने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी, गयासुद्दीन तुगलक ने। वह शासक जिसके दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता मूल निवासी था मोरक्को का। ठीक है। 1333 में आया था और मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता। प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक, जिसका अन्य भाषाओं में भी मंचन किया गया है, इसका लेखक कौन है? गिरीश कर्नाड। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये देखो कितनी बार आया है रेलवे में। 14वीं सदी के दौरान भारत में मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने और चांदी की निर्मित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया। ये जो सांकेतिक मुद्रा थी ना, ये चमड़े की सस्ती मुद्राओं आदि की बनी थी,
तो सोना चांदी मार्केट से गायब भी हो गए, लोगों ने दबा लिया उनको, तो ये व्यवस्था फेल कर गई। फतुहात फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया जाता है फिरोज शाह तुगलक में। दिल्ली सुल्तनत के सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो नसरुद्दीन खुसरो शाह के दरबार में, मतलब के शासनकाल में, वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ, तुगलक। विजारत का मतलब वजीर का जो ऑफिस होता था, वजीर जो होता था प्रधानमंत्री, उसका सबसे टॉप क्लास पता चलता है तुगलक शासनकाल में। भारत में सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश या सहदास माना जाता था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय दीवान खैरात खोला, तो फिरोज शाह तुगलक ने। और दारुल सफा भी इसी ने खोला था, मतलब अस्पताल। शर्ब कर लगाया जाता था सिंचाई पर। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, जिससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, तो फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर शहर जौना खान के नाम पर बसाया गया था, जो मोहम्मद बिन तुगलक का ही दूसरा नाम था, जौना खान। और मोहम्मद बिन तुगलक फिरोज शाह तुगलक चचेरे भाई थे, तो उन्हीं की याद में बनाया था। दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया फिरोज शाह तुगलक ने। टोपरा मेरठ में 2 अशोक स्तंभ थे जो दिल्ली लाए गए फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। बेरोजगारों की सहायता के लिए रोजगार कार्यालय फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने। सिंचाई के लिए बहुत काम किया था, नहर वहर भी इसी ने बहुत खुदवाई थी। तैमूर में भारत में आक्रमण किया, दिल्ली को लूटा नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। अच्छा, नहरों को सबसे पहले खुदवाया था, जो पहला नहरों का विकास चालू हुआ था वो गैसुद्दीन तुगलक के समय पर चालू हुआ था। लेकिन नहरों की सबसे ज़्यादा, नहरों का जो जाल एक तरह से कहा जाए, वो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक देश पर शासन किया? तुगलक वंश ने। करीब 84 साल इन्होंने शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के सिक्कों पर तो जीतल नामक तांबे का सिक्का चलवाया था, चांदी के सिक्कों के स्थान पे। ठीक है, जीतल नाम का तांबे का सिक्का। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया। सस्ती धातु से बनी थी, चमड़े उमड़े की भी बना दी जाती थी। तैमूर लंग ने 1398 में आक्रमण किया भारत पे। मार्को पोलो 1292 से 1294 के मध्य भारत आया। ठीक है, तो ये वेनिस का निवासी था। और दूसरी बात, ये जब आया था तो जिस तट पे उतरा था, उस तट पे रुद्रमा देवी का, उस शासनकाल रुद्रमा देवी का था उस समय, साउथ में जहाँ पे उतरा था। सैयद वंश अथवा लोधी वंश। आगरा शहर को बसाया सिकंदर लोधी ने। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। इब्राहिम लोधी 1226 में पानीपत की लड़ाई में मारा गया बाबर के द्वारा। गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था सिकंदर लोधी। वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया कि राजत्व ही बंधुत्व है, तो बहलोल लोधी। किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? सिकंदर लोधी। सैयद राजवंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी। दिल्ली में लोधी राजवंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, फिर बाबर का हो गया। खिज्र खान किस राजवंश से था? सैयद राजवंश से। ठीक है, सैयद की स्थापना की थी इसने। आगरा को अपनी राजधानी बनाया सिकंदर लोधी ने। इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान बना 1517 में। आगरा को किसने बसाया? सिकंदर लोधी ने बसाया, और राजधानी बनाई सिकंदर लोधी ने ही। सल्तनत कालीन प्रशासन और स्थापत्य एवं कला। मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनाया गया स्मारक 4 मीनार हैदराबाद में। दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान इंशा दबीर खास इसका प्रमुख होता था। दिल्ली सल्तनत के दौरान एकत्र किया जाता था खराज कर। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में राजपत्राचार के विभाग को दिल्ली दीवान इंसा के नाम से जाना जाता था। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा थी फारसी। ठीक है, दीवान कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ है भुगतान अभिहस्तांकन, जिससे इक्ता कहा जाता है। इक्ते का जो धारक होता था उसको मुक्ति या वली बोलते थे, वली शब्द दिया था है। ठीक है, वली। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, तो इन्हें बंदगान भी कहा जाता था। तो दीवान बंदगान नाम से एक डिपार्टमेंट कौन बनाएगा? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली में खिलजी वंश के स्मारक अलाई दरवाजा। ठीक है, मैं लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया है, तो अलाई दरवाजे में। कुतुब मीनार का आर्किटेक्ट इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट का उदाहरण है। हरियाणा राज्य में रजिया सुल्तान का मकबरा निर्मित है पकी हुई ईंटों चूने के गारों से। कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इसकी 5वीं मंजिल गिर गई थी, मतलब उसकी मरम्मत करवाई थी। कुतुब मीनार का निर्माण काम ऐबक ने शुरू करवाया था।
दिल्ली के जमात खाना मस्जिद का निर्माण खिजर खान ने करवाया। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है। दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार पर अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। भारतीय वास्तुशिल्प में सुर्खी शुरू हुई। सल्तनत सुल्तान ने सुर्खी शुरू की थी। हौज सुल्तानी एक बड़ा जलाशय है। कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के आधार पर रखा गया है? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ऐबक इनका बहुत बड़ा फैन था। ठीक है, ऐबक के गुरु थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तो उन्हीं के याद में ऐबक इसको चालू करता है बनवाना। ठीक है, ऐबक का खुद का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो वो अपने नाम पे कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार मस्जिद का नाम नहीं रखा है, उसने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा है। मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी का शासनकाल में। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। जंतर मंतर नाम से जन विख्यात खगोल वेधशाला दिल्ली में निर्माण किसने करवाया? जयसिंह ने। खरीदादार फरमानों को भेजने वाला अधिकारी, ये यूपीपीसी 2023 का सवाल है। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष कहा जाता है आरिज ममालिक। सल्तनत कालीन साहित्य और साहित्यकार। साहित्यिक कृति जिसके कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृति में खुदे मिलते हैं, तो हरकेली नाटक। ये जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है, ये पहले एक मंदिर हुआ करता था, तो उस मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई। तो एक्चुअली में जल्दीबाजी में ऐसा बनाई कि दीवारें खड़ी रहने दी, ऊपर का बस मीनार तोड़ के गुम्बद बना दिए। तो जो नाटक थे हरकेली नाटक के, संस्कृत नाटक है ये, उसके जो अंश थे वो लिखे रह गए अभी भी, तो वही हरकेली नाटक जो है लिखा हुआ है। अलबरूनी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ तारीख उल हिंद लिखा अरबी भाषा में। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, जिसका संकलन दिया हसन निजामी ने। हसन सिसजी है ये, अमीर हसन सिसजी। पूर्वी समुद्री मार्ग से भारत और कानफू यानी कैंटन के बीच में व्यापार का उल्लेख अलबरूनी ने दिया है। फक्र मुदव्विर द्वारा युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक का नाम है अदब अल हर्ब। ठीक है, सल्तनत कालीन डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है इल्तुतमिश ने, इब्न बतूता वही मोरक्को वाला। महाभारत का तेलुगु संस्करण नन्ना ने लिखा है। अमीर खुसरो जिसने कव्वाली का पिता माना जाता है और भारत का तोता भी कहा जाता है, मतलब तूती हिंद बोला जाता था इसको, तो इसका दरबारी कवि था अलाउद्दीन खिलजी का। दिल्ली सल्तनत का इतिहास का लेखक नहीं था अब्बास खान शेरवानी। अब्बास खान शेरवानी जो है ये उनके दरबार में था, शेरशाह सूरी के दरबार में। शेरशाह सूरी के दरबार मतलब के अंतिम समय में गए थे, और अकबर के कहने पर इन्होंने शेरशाह सूरी के बारे में लिखा था, किताब लिखी थी, शेरशाह सूरी की किताब लिखी थी, तो ये दोनों के दरबार में काम किए थे। तारीख फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बरनी थे। जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले किया था अमीर खुसरो ने। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिश्त लिखी है अमीर खुसरो। भारत का तोता तूती हिंद अमीर खुसरो को। अब ये रस कौमुदी है, श्रीकंठ ने लिखा। राग विबोध है, सोमनाथ ने लिखा। चतुर्दंडी प्रकाशिका है, वेंकटरमन ने लिखा। इसके बाद तबकात नासरी मिनहाजुल सिराज ने लिखा। ताजुल मासिर हजन निसामी, तारीख उल हिंद अलमरूनी, तुगलकनामा अमीर खुसरो। मुल्ला दाऊद की है चंदायन, दामोदर कवि की है पद्मावती, सोमनाथ की है राग विबोध, अमीर खुसरो की है आसिका। ठीक है, तो ये सब किताबें बहुत बार पूछा है, ये सब बार बार पूछी जाती हैं। तबकात नासरी फिर से आया, मिनहाज सिराज, तारीख फिरोज शाही, शम्स सिराज अफीफ, तुगलकनामा अमीर खुसरो, हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम, ये मुगल काल की पुस्तक है। ठीक है, ये सल्तनत कालीन है। गुलबदन बेगम जो है ये हुमायूं की बहन थी, बाबर की पुत्री। इसके बाद अन्य साम्राज्य को देख लेते हैं। जैसे विजयनगर में प्रचलित परंपरा के अनुसार राय विजयनगर के शासकों को कहा जाता था, तो नरपति ने कहा है बात। जनपद गीते जिसमें बसवन्ना के वचन शामिल हैं संबंधित है कर्नाटक से। हरिहर बुक्का भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की 1336 में। वही इतालवी आदमी जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशासनात्मक वर्णन किया है निकोलो कोंटी। तुलुक राजवंश वीर नरसिंह उससे संबंधित है। तो तुलुक राजवंश भी संगम राजवंश था, तो उसमें 4 राजवंश थे विजयनगर साम्राज्य में, संगम, सालुक, तुलुक, अरविडु। ठीक है, संगम, सालुक, तुलुक, अरविडु, तो ये 4 राजवंश थे इसमें। ठीक है, संगम है, सालुक है, तुलुक और अरविडु। ये क्रम बहुत बार पूछा है।
ये क्रम आप जरूर याद रखिएगा। तो संगम, सालुब, तुलुब, अराविडु। तो इसी में ये तुलुब राजवंश की स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह ने। कृष्णदेवराय इसी राजवंश से थे। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? विजयनगर साम्राज्य। तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था विजयनगर साम्राज्य। कृष्णदेवराय किस वंश से थे? तो तुलुब वंश से। वही मैं भी बताया आपको। धरोहर जो है वो हम्पी धरोहर जो है वो वास्तुकला की द्रविड़ शैली, स्थापत्य शैली है। तो हम्पी जो है एक्चुअली अब हम्पी शहर जो है नष्ट हो चुका है, लेकिन उसके अवशेष अभी भी बहुत अच्छी हालत में आज भी उपस्थित हैं। तो वो पर्यटकों के लिए कौतूहल का विषय रहता है। तो घूमने जाते हैं लोग बहुत से। तो धरोहर के रूप में स्थापित है वो एक। तो द्रविड़ शैली में है वो सब। विट्ठल मंदिर स्मारकों में हम्पी में स्थित इमारकों के समूह में विट्ठल मंदिर शामिल है। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर समर्पित है भगवान शिव को। बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के संगम राजवंश था। ठीक है, तो हरिहर बुक्का ने संगम राजवंश की स्थापना की। उसके बाद फिर उनके उत्तराधिकारियों ने क्रमशः संगम, सालुब, तुलुब, अराविडु वंश की स्थापना की थी। फिर किस साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की? तो बहमनी। प्राचीन भारत में वीर नरसिंह राजवंश के शासक थे, तुलुब वंश के। वर्तमान समय का हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। तो विजयनगर राजवंश उसके उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं सदी में शासन किया। तो कृष्णदेवराय सबसे महान शासक। ठीक है, तुलुब वंश से संबंधित थे लेकिन विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। आमुक्तमाल्यद किसने लिखा है? कृष्णदेवराय ने ही लिखा है। अन्नमय्य मध्ययुगीन काल में एक कवि गायक थे। वे वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित थे, आंध्र प्रदेश से। देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी ने विजयनगर का दौरा किया 1420 में। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला तेलंगाना राज्य में है। विजयनगर साम्राज्य में पहले शासक हरिहर फर्स्ट। उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया। कॉलिन मैकेंजी नाम था उसका। कश्मीर के शासक ने जजिया और गौहत्या समाप्त किया, जैनुल अब्दीन। ठीक है, यह कश्मीर का शासक था। तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 को हुआ और इसी युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। अब्दुल रज़ाक विजयनगर आया था देवराय सेकंड के काल में। विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी कोट्टम। हिंदी खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो। इस विजयनगर साम्राज्य के शासक ने वेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजा के निर्माण की अनुमति दी वेंकट सेकंड में। अपने मदुरा विजय काव्य में अपने पति के विजयों का अभियानों का वर्णन किसने किया है? गंगा देवी ने। गंगा देवी ने मदुरा विजयम नाम से पुस्तक लिखी थी जिसमें उनके पति जो थे विजयनगर साम्राज्य के शासक ही थे। उनका नाम मुझे अभी याद नहीं है, उनके बारे में इन्होंने लिखा है। इतिहासकार रॉबर्ट सीवन ने फॉरगॉटन एम्पायर नाम से शीर्षक से एक पुस्तक लिखी थी। तो विजयनगर साम्राज्य पर थी वो। जौनपुर के शर्की शासक हुसैन शाह शर्की एक महान संगीतकार थे। उनकी तर्ज पर एक बड़ा ख्याल विकसित किया था। असल में ठुमरी की बात कर रहे हैं, तो ठुमरी की तर्ज पर एक बड़ा ख्याल विकसित किया था उन्होंने। इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समकालीनों ने इसे साम्राज्यमों के रूप में वर्णित किया है। तो कर्नाटक राज्य में था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर के शासक जो थे कृष्णदेवराय अपने नाम पर विजयनगर के समीप नागलपुर या नगलापुर भी बोलते हैं इसको, एक उपनगर की स्थापना की। तो माता के नाम पर नागलपुर या नगलापुर नाम की स्थापना की थी इसमें। पत्तनूरकर गुजरात क्षेत्र के विजयनगर राज्य में चले गए हुए हैं रेशम बुनकर। रेशम बुनकरों को जो विजयनगर साम्राज्य में पत्तनूरकर कहा जाता था, पत्तनूरकर, उनको वो जो है गुजरात क्षेत्र से विजयनगर क्षेत्र में जाकर बसे हुए थे। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में एक कृति लिखी। ठीक है, अमुक्तमाल्यद नाम था उसका। शासन कला से संबंधित थी। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक सामंत थे काकतीय राजवंश के। यानी कि पहले ये लोग जो हरिहर और बुक्का थे वो कहाँ पे सामंत थे? तो काकतीय राजवंश में। विजयनगर साम्राज्य में तुलुब वंश की स्थापना कृष्णदेवराय ने की थी। ये पॉइंट कुछ गलत है, हो सकता है ऑप्शन न रहा हो तो कृष्णदेवराय हो जाए, लेकिन ये नरसिंह ने की थी, वीर नरसिंह ने। ठीक है, चंद्रगिरी विजयनगर शासकों की अंतिम राजधानी थी। चंद्रगिरी किला भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। महाकाव्य कहानी मनुचरित्र के लेखक अल्लाह सानी पेदन्ना थे। तो अल्लाह सानी पेदन्ना जो थे असल में वो अष्टदिग्गजों में आते थे कृष्णदेवराय की। तो इन्होंने मनुचरित्रम, जो मनुचरित है उत्तर भारत में, जो मनु ने लिखी है, जो कानून की पुस्तक है, हिंदू कानून की पुस्तक है, उस पर थी अल्ली पेदन्ना। उसी का कन्नड़ भाषा में रूपांतरण अल्लाह सानी पेदन्ना ने किया था। दक्षिण भारत में आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में वर्णन किया है डुआर्ट बारबोसा, पुर्तगाली लेखक था ये।
कृष्ण तुंगभद्रा के बीच की भूमि थी। रायचूर, दोआब, विजयनगर और बहमनी राजाओं के संघर्ष का कारवा थी। बहमनी सल्तनत का संस्थापक, जिसने सिंहासन पर बैठने के बाद मेहमान शाह की उपाधि धारण की, यह था अलाउद्दीन हसन। आगे गंगू भी लगा होगा, पूरा नाम इसका यही था, गंगू, अलाउद्दीन हसन गंगू। अपनी आधारशिला रखे जाने के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया एहसानाबाद। निजाम शाही राजवंश अहमदनगर में थी। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक हसन गंगू था। तिरुवनंतपुरम में स्थित महल है कनककुन्नू पैलेस। कर्नाटक राज्य में स्थित स्मारक गोल गुम्बज है। कहाँ का गोल गुम्बज? आदिल शाह का मकबरा है तो विजयनगर। औरंगाबाद शहर का संस्थापक मलिक अंबर था। देखिए, संगम वंश का संस्थापक हरिहर प्रथम। सालू वंश का नरसिंह सालू। ये देखिए, तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह है। अरावीडु वंश का संस्थापक तिरुमल है। तो ये याद कर लीजिएगा। ये लिखा हुआ है कौन किस वंश का संस्थापक था। ठीक है। भक्ति और सूफी आंदोलन। मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलनों के प्रमुख अगुवाकारों में से एक थे शंकराचार्य। इस्लाम का पालन करने वाले लोगों के द्वारा आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते थे 5। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय था रामानंद को। बीजक पुस्तक के लेखक है कबीरदास। रामचरितमानस का वह कांड जो सबसे छोटा है किष्किंधा कांड। विख्यात महिला कवयित्री और भगवान कृष्ण की भक्त थी, प्रसिद्ध भक्त जिन्हें कहा जाता है मीराबाई, वर्तमान में राजस्थान की राजपूत राजकुमारी थी। माधवाचार्य 12वीं शताब्दी में मानव निदान की रचना की, जिसमें 69 विशिष्ट अध्यायों के रूप में रोगों को ज्ञात करने और उनके निदान पर आधारित है, यानी कि ये आयुर्वेद की पुस्तक होगी। श्री वेंकटाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में स्थित है, केरल में। वेंकटेश्वर, जिसे वेंकट चलपति, श्रीनिवास और बालाजी के नाम से जाना जाता है, हिंदू भगवान विष्णु का एक रूप है। हंस संप्रदाय का प्रमुख संप्रदाय है, जिसमें अनुयायी मुख्य रूप से भगवान कृष्ण और राधा की पूजा करते हैं। ठीक है। हंस संप्रदाय में किस भगवान की पूजा की जाती है? कृष्ण और राधा की जोड़ी। मीराबाई मेड़ता राजवंश से थी। विशिष्टा द्वैत दर्शन के संस्थापक रामानुजाचार्य थे। 1600-1700 सन की अवधि में धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर सिंध प्रांत से संबंधित है। अजमेर में सूफी संत संबंधित हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। संत कबीर का जन्म बनारस में हुआ था। शेख सलीम चिश्ती एक मुस्लिम संत थे जो फतेहपुर सीकरी में रहते थे। अकबर के गुरु थे। रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। रमजान या रमदान इस्लामिक कैलेंडर का वह महीना है, ये 9वां महीना है इस्लामिक कैलेंडर का, और दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा इसे उपवास के महीने के रूप में जाना जाता है। इस्लाम में जकात किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ष कमाए जाने वाले कुल धन के उस हिस्से को कहा जाता है जिसे वह धर्मार्थ के रूप में खर्च करता है। पैगंबर मोहम्मद के कथनों और दैनिक शिक्षाओं को उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों द्वारा संकलित किया गया, उसे कहा गया हदीस को। इस्लाम धर्म का संस्थापक पैगंबर मोहम्मद को। शिया और सुन्नी इस्लाम धर्म से संबंधित हैं। मुगलकालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय शैली से संबंध रखते थे? ध्रुपद। शरिया कानून मुस्लिम धर्म से। वह योग जो नाथपंथियों द्वारा अपनाया गया। इसकी क्रियाओं को सूफी संतों ने भी अपनाया। हठ योग। सूफी संतों में अजमेर का घर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, शेख निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, इनके जो है शिष्य थे अमीर खुसरो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा उस्मान हारून, ठीक है, तो उस्मान हारून के शिष्य थे चिश्ती। शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे बाबा फरीद के। ठीक है, तो बाबा फरीद, फिर निजामुद्दीन औलिया के अमीर खुसरो, इस तरह से लाइन चली जा रही है। सूफी संत महबूब इलाही कहलाते थे शेख निजामुद्दीन औलिया। वह सूफी संत जिनके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। फरीदुद्दीन गंज शकर। शेख उल हिंद की पदवी शेख सलीम चिश्ती के पास थी। सूफीवाद में के सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध था नक्शबंदी समूह जो था। सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में माना जाता था। शाह मोहम्मद गौस को। कबीर शिष्य थे रामानंद के। मीराबाई समकालीन थी चैतन्य महाप्रभु। किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन को एक तीर्थ स्थल घोषित किया? चैतन्य महाप्रभु। हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना? गुरु गोविंद सिंह। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन है रामानंद का। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किया था वल्लभाचार्य ने। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित है वैष्णव संप्रदाय से। वरकरी संप्रदाय का संत था नामदेव। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया अलवार संतों में। इस्लाम से प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक थे नामदेव।
ठीक है। नामदेव ना महाराष्ट्र के रहने वाले थे, महान कवि थे, मतलब महान भक्ति आंदोलन के को जो शुरू किया था महाराष्ट्र में वो यही थे। मलुकदास एक संत कवि थे, कड़ा में रहते थे। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी। सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे, जिसे कहा जाता था धर्मशालाएं। सूफी संदर्भ में समा का अर्थ होता है पवित्र गीतों का पाठ। बोलते हैं ना, समा बांध दिया आपने, तो पवित्र गीतों का पाठ कर दिया आपने। खेज शेख जो थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह स्थित है दिल्ली में। वली शब्द का अंत है संत। सूफी संत के मकबरे को कहा जाता है दरगाह। सर्वाधिक रूढ़िवादी संप्रदाय था नक्शबंदी। दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम जो प्रारंभ में जैन थे और 12वीं सदी में एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे, बसवन्ना। 19वीं सदी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना की गुरु घासीदास ने। पुष्टिमार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक थे वल्लभाचार्य। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत रामानंद प्रारंभिक 8वीं शताब्दी के दौरान भारत के दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे, जिन्हें अद्वैतवाद वेदांत के सिद्धांत को समर्पित किया आदि शंकराचार्य ने। महाराष्ट्र के संत थे चोखा मेला, नाम था उनका। भगवान विठोबा की स्तुति में गाया जाने वाला भक्ति काव्य अभंग। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस भाषा में लिखी है? अवधी में। चैतन्य, जिसे श्री गौरांग के नाम से जाना जाता है, एक लोकप्रिय वैष्णव संत और सुधारक थे। नादिया के रहने वाले थे। लाल डेह जो 14वीं सदी की एक महिला संत थी, ये कश्मीर से संबंधित थी, कश्मीरी थी। तो किस भाषा की आरंभिक और सबसे प्रसिद्ध कवित्रों में थी? तो कश्मीरी भाषा में इन्होंने बहुत काम किया था। एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वरकरी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। तो गोरा कुंभार प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक अलवारों के नेतृत्व में हुआ भक्त थे विष्णु के। ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी में मराठी संत थे जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी और जो भगवत गीता पर एक कमेंट्री है। चिश्ती संप्रदाय शेख हामिदुद्दीन नागौरी। सोहरावर्दी शेख बहाउद्दीन जकारिया। नक्शबंदी अहमद सरहिंदी। और कादरी संप्रदाय शेख दाऊद किरमानी। ये संत थे जिन्होंने इन संप्रदायों से संबंधित थे, उनकी स्थापना की। ठीक है।